क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे कब मनाया गया? 14 शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हाल ही में दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, वे कौन थे? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 17 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं, हाल ही में दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, वे एक फोटो पत्रकार थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। और यह कोई सामान्य फोटो पत्रकार नहीं थे, पुलित्जर प्राइज भी इसको मिल चुका था। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। दानिश सिद्दीकी अफगान सुरक्षा बलों के साथ एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट कर रहे थे और उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। और साल 2018 में दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया था। ये अवार्ड उन्हें रोहिंग्या मामले में कवरेज के लिए मिला था। तो यह याद रख लीजिए कि हमारे भारतीय एक फोटो पत्रकार जिसकी हाल ही में हत्या कर दी गई है, उन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है 2018 में। और कौन सी घटना को कवरेज करने के लिए? रोहिंग्या मामले में कवरेज करने के लिए उन्हें यह पुलित्जर पुरस्कार मिला था। और दानिश सिद्दीकी ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी जर्नलिस्ट के रूप में की थी, बाद में वह फोटो पत्रकार बन गए थे। और यहाँ पर क्या लिखा है देखो तो, द पुलित्जर प्राइज कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो यह पुलित्जर पुरस्कार के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो, पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह 1917 में अमेरिकी जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि एक अखबार के प्रकाशक थे। इमेज आप देख सकते हैं, जोसेफ पुलित्जर की याद में यह पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और यह एक अमेरिकी व्यक्ति थे, लेकिन जन्म हुआ था हंगरी में। ओके। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चीन से लाए गए मोंग फ्रूट की खेती शुरू हो गई है? इमेज आप देख सकते हैं। क्या यह मोंग फ्रूट को देखकर आपके मुंह में पानी आ गया? मेरे मुंह में तो आ गया है, क्योंकि इसकी जो स्वीटनेस है वो काफी अधिक है। क्या ये बहुत ही स्वीट फ्रूट होते हैं, जिसका नाम है मोंग फ्रूट, जिसकी खेती हमारे भारत देश में कहां पर? हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। किस देश से लाए गए हैं मोंग फ्रूट? यह चीन देश से लाए गए हैं, लेकिन यह खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शुरू हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल्लू जिले। देखो, मोंग फ्रूट को हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद, हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि CSIR IHBT द्वारा पेश किया गया था। और मोंग फ्रूट अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में जाना जाता है। क्या यह एक गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के लिए यह मोंग फ्रूट को जाना जाता है? और नई फसल से 3 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टर के बीच आर्थिक लाभ होने का भी अनुमान है। यानी कि इसकी खेती करने से किसानों की आय 2 गुनी हो सकती है, क्योंकि प्रति हेक्टर इसका उत्पादन 3 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक आ सकता है। मोंग फ्रूट एक 12मासी फसल है। इसका जीवन काल 4 से 5 साल का होता है और इस फसल पर अंकुरण के 8 से 9 महीने बाद फल लगना शुरू हो जाता है।
यह 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के वार्षिक औसत तापमान और आर्द्र परिस्थितियों वाले पहाड़ी क्षेत्र में अच्छे से उगता है। तो हमने क्या याद रखा कि यह एक 12मासी फसल है, यानी कि पूरे 12 माह आप खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। और फल लगना कब शुरू होता है? तकरीबन 8 से 9 महीने बाद इस फसल पर फल लगना शुरू हो जाता है। तापमान कितना होना चाहिए? 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, और साथ साथ आर्द्र परिस्थितियों वाले पहाड़ी क्षेत्र में यह अच्छे से उगता है। तो यह फैक्ट हमें याद रख लेने चाहिए। और हाल ही में इसकी खेती शुरू की गई है कुल्लू नगर में। तो कुल्लू नगर के संस्थापक कौन है? राजा जगत सिंह ने कुल्लू नगर की स्थापना की, और कुल्लू घाटी को कुलांत पीठ भी कहा गया है क्योंकि इसे रहने योग्य संसार का अंत माना गया था। और हिमाचली शॉल और टोपी विश्व प्रसिद्ध है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए, हिमाचली शॉल और टोपी विश्व प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए क्या कदम उठाया गया है? हाल ही में 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने जा रहा है, और टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए विजेता खिलाड़ी को खुद ही अपने गले में पदक डालने होंगे। यानी कि कोई भी यजमान कंट्री है, कोई मेहमान उन्हें गले में पदक नहीं डालेंगे, बल्कि खुद विजेता खिलाड़ी ही अपने गले में पदक डालेंगे। और इसी तरह दोस्तों कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए खुद ही अपने गले में पदक डालने होंगे। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख। इमेज आप देख सकते हैं। थॉमस बाख ने 339 स्पर्धाओं के पारंपरिक पदक समारोह के लिए हुए इस अहम बदलाव की जानकारी दी है। तो यह याद रख लीजिए, यह पहली बार है कि कोई भी विजेता अपने गले में खुद ही मेडल पहनेंगे और पदक ट्रे में पेश किए जाएंगे, और फिर एथलीट पदक लेकर खुद अपने गले में डालेंगे। और यहाँ हमने बात की है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड देश के ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 को फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। और भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब होती है? 1924 में। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए, क्योंकि ओलंपिक स्टार्ट होने जा रहा है, तो ऐसे फैक्ट को लेकर भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन, 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान बाबर आजम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबर आजम। इमेज में आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एजबेस्टन में तीसरे वनडे के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए शतक के साथ ही इतिहास रच दिया है। बाबर आजम, हाशिम आमला, भारतीय कप्तान विराट कोहली, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को पछाड़कर पारी के मामले में 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। और पाकिस्तान के कप्तान ने अपनी 81वीं वनडे पारी में अपना 14वां शतक पूरा किया। और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला ने यह उपलब्धि 84 पारियों में हासिल की थी। और डेविड वार्नर ने अपना 14वां वनडे शतक बनाने के लिए 98 पारियां खेली थी, जबकि कोहली ने 103 पारियां में 14 शतक लगाए थे। और यहाँ इमेज में देखिए कि बाबर आजम ने 81 पारियों में 14 शतक लगाए। तो एक लेडी क्रिकेटर है जिसका नाम है मेग लेनिंग। मेग लेनिंग ने 82 पारियों में 14 शतक लगाए हैं। हाशिम अमला ने 84 पारियों में 14 शतक लगाए हैं। डेविड वार्नर ने 98 पारियों में, और हमारे विराट कोहली ने 103 पारियों में 14 शतक लगाए हैं। पांचवा क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता की ताजा रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर रहा? हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता की ताजा रैंकिंग प्रकाशित की गई, और इसमें पुणे पहले स्थान पर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पुणे।
ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता की ताजा रैंकिंग की बात करें तो लगातार चौथे सप्ताह पुणे पहले स्थान पर रहा है। क्या? लगातार चौथे सप्ताह पुणे टॉप पर रहा है, बेंगलुरु दूसरे स्थान पर रहा है, हैदराबाद चेन्नई को पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ गया है और जयपुर 8वें स्थान पर तो भोपाल 9वें स्थान पर रहा है। और आकाशवाणी की 240 से अधिक रेडियो सेवाएं प्रसार भारती के आधिकारिक ऐप न्यूज ऑन AIR पर लाइव स्ट्रीम होती है और भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया। और यह बात भी मैंने आपको 2 सप्ताह पहले ही बताई थी कि भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी जिसका नाम है एन वेणुधर रेड्डी, इमेज में आप देख सकते हैं, वो आकाशवाणी के महानिदेशक के रूप में वर्तमान में कार्यरत है। छठा क्वेश्चन, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया? हाल ही में स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ रमेश, शिक्षा की बात आई ना, तो शिक्षा के अब हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक नहीं है और इसलिए स्कूल देखकर आपको यह ऑप्शन नहीं क्लिक करना है। ओके, तो स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा दोनों ने संयुक्त रूप से किया है, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। और इमेज में आप देख सकते हैं क्या लिखा है, पढ़ो तो। लॉन्च ऑफ इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम फॉर स्कूल टीचर्स, और लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मुंडा जी ने। तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? या नया मंत्रिमंडल हमारे सामने है, याद रखो। धर्मेंद्र प्रधान अब हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है और अर्जुन मुंडा हमारे जनजातीय कार्य मंत्री है और दोनों ने स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हाल ही में शुभारंभ किया है। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? 50,000 स्कूली शिक्षकों को नवाचार मीन्स इनोवेशन, उद्यमिता, डिजाइन की रूपरेखा तैयार करने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और नई सोच विकसित करने का प्रशिक्षित देना, यानी कि प्रशिक्षण देना, इसी उद्देश्य से यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा शिक्षा मंत्रालय के नवोन्मेष अनुभाग और शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान AICTE ने तैयार की है और प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन माध्यम से ही दिया जाएगा। और यहाँ एक टर्म आया AICTE, इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE का पूर्ण स्वरूप है और इसका आदर्श वाक्य क्या है? स्लोगन है योगः कर्मसु कौशलम। 7वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने प्रासाद परियोजनाओं का उद्घाटन और समर्पण कहाँ किया? हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रासाद परियोजनाओं का उद्घाटन और समर्पण किया है अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यह उद्घाटन किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, इमेज में आप देख सकते हैं। 44.69 करोड़ रुपए के लागत वाली प्रासाद योजना के तहत वाराणसी का विकास चरण 2 को पर्यटन मंत्रालय ने फरवरी 2018 में स्वीकृत किया था और इसके तहत पंचकोसी रथ, तीर्थ यात्रा सुविधा केंद्र, रामेश्वर सड़क विकास और संकेतक बोर्ड को सफलतापूर्वक पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया है। और प्रासाद योजना के तहत वाराणसी में रिवर क्रूज का विकास परियोजना को पर्यटन मंत्रालय ने 10.72 करोड़ रुपए के खर्च के साथ फरवरी 2018 में मंजूरी दी थी। और इसके तहत यात्री सह क्रूज व्हीकल, मॉड्यूलर जेट्टी, ऑडियो विजुअल इंटरवेंशन और CCTV सर्विलांस को सफलतापूर्वक पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और यहां जब बात की है हमने प्रासाद योजना की, तो प्रासाद योजना का पूर्ण स्वरूप क्या होता है वो सबसे पहले पढ़ लीजिए। प्रासाद का पूर्ण स्वरूप है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, जो प्रासाद का पूर्ण स्वरूप है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, प्रासाद का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, प्रासाद का पूर्ण स्वरूप। तो हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-2015 में तीर्थ स्थान संरक्षण एवं आध्यात्मिक विकास के लिए किस उद्देश्य से तीर्थ स्थान संरक्षण एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रासाद योजना की शुरुआत की थी। कब शुरुआत की थी? 2014-15 में इस योजना को लॉन्च किया गया था।
और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को भी प्रासाद योजना के तहत शुरू किया गया था। यानी कि जो हमारे ऐसे सांस्कृतिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, इसका विकास यह प्रासाद योजना के तहत किया जाएगा। 8वां क्वेश्चन, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे प्रति वर्ष मनाया जाता है 15 जुलाई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया गया। और यहां इमेज में पढ़िए क्या लिखा है, वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे, लेकिन कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में 15 जुलाई को राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाने की अवधारणा को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में दुनिया के शीर्ष निकायों के नेताओं द्वारा अपनाया गया था। यानी कि यह दिवस मनाने की शुरुआत हमारे भारत देश में हुई और 15 जुलाई को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय APSI के वर्तमान अध्यक्ष राकेश खजांची द्वारा लिया गया है। और APSI का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया, APSI का पूर्ण स्वरूप। और यहां पर पढ़ सकते हैं APSI का पूर्ण स्वरूप एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ऑफ इंडिया, जिसका पूर्ण स्वरूप है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में मनमोहन हुसैन का निधन हो गया। वे कहां के पूर्व राष्ट्रपति थे? इमेज में आप देख सकते हैं मनमोहन हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है। जन्म हमारे भारत देश में हुआ था, लेकिन वो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मनमोहन हुसैन की कराची में निधन हो गई है। यानी कि कराची में निधन हुआ है मनमोहन हुसैन का। और मनमोहन हुसैन 80 साल के थे। कितने? 80 साल के थे। और मनमोहन हुसैन पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे। तो ऐसे फैक्ट हमें याद रख लेने हैं कि पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति कौन? मनमोहन हुसैन। और वे साल 2013 से लेकर 2018 तक की अवधि के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। कौन से नंबर के? 12वें राष्ट्रपति। और मनमोहन हुसैन के जन्म की बात करें तो मनमोहन हुसैन का जन्म भारत के आगरा जिले में 23 दिसंबर 1940 को हुआ। कहां पर? हमारे भारत के आगरा जिले में। और वो नवाज शरीफ के काफी भरोसेमंद तथा सैद्धांतिक करीबी थे। और पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। वे कौन थी? इमेज आप देख सकते हैं, चेहरे से साफ पता चल जाता है कि हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हो गया। वो एक टीवी कलाकार थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, टीवी कलाकार। प्रसिद्ध टीवी कलाकार सुरेखा सीकरी का मुंबई में हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त सुरेखा सीकरी ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। और 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी को तमस, मम्मो, सलीम लंगड़े पे मत रो, जुबेदा, बधाई हो और डेली सॉप बालिका वधू में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। तो यह याद रख लीजिए, बालिका वधू में भी एक अहम किरदार निभाया था सुरेखा सीकरी ने। 11वां क्वेश्चन, किसके सहयोग से रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? हाल ही में IIT कानपुर द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT कानपुर। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन का शुभारंभ किया, जिसको रक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर की मदद से विकसित किया है। और यह शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली है। यानी कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम है। और इस पहल के अंतर्गत विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल में शिकायत में लिखी बातों के आधार पर शिकायत को समझने में क्षमता है। और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एप्लीकेशन लोगों की शिकायतों को स्वचालित रूप से देखकर उनका विश्लेषण करेगा और मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा, समय बचाएगा और उनके निपटान में अधिक पारदर्शिता भी लाएगा।
12वां क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से कितने रुपए तक बढ़ा दी है? 8 लाख रुपए तक बढ़ा दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8 लाख। आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक कर दी है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और पदों और सेवाओं में नियुक्तियों में ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की भी घोषणा की है, तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। और 13वां और लास्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रैंड एटीएम कहां खुला? दोस्तों, भारत देश का पहला ग्रैंड एटीएम खुला है गुरुग्राम में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रैंड एटीएम ग्रैंड एटीएम स्थापित किया गया है। और यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंक के एटीएम की तरह ही काम करती है। जिस तरह बैंक के एटीएम में से पैसे निकलते हैं, तो इस एटीएम में से दोस्तों अनाज निकलता है। इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है। इसे ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रैंड डिस्पेंसिंग मशीन भी कहा जाता है। क्या? ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रैंड डिस्पेंसिंग मशीन भी कहा जाता है। और इस मशीन के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस मशीन के माध्यम से 3 प्रकार के अनाज गेहूं, चावल और बाजरा वितरित किए जा सकते हैं। फिलहाल फर्रुखा नगर में लगे ग्रैंड एटीएम मशीन से गेहूं का वितरण शुरू किया गया है। और यहां हमने बात की हरियाणा की, और हरियाणा के गुरुग्राम में यह मशीन स्थापित किया गया है एटीएम मशीन। तो हरियाणा के गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी स्थित है, तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। और हरियाणा के हाल ही में नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की कैपिटल का नाम है चंडीगढ़। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में हेनरिटा फॉर ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वे कौन थे? हेनरिटा एच फॉर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन बच्चों को संभालने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, यूनिसेफ के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है जल्पा परमार, मेघा परमार, टीचर हर्षद कलब, अमित प्रजापति, महेश मोहानिया और हर्षा चुडासमा। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। और भी हमारे फ्रेंड है, वो है उदिया निर्मल, परिधि सिंह, मानसी प्रजापति, सुमित्रा परमार। इन दोस्तों का आंसर भी बिल्कुल सही है, यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। और विनय परमार, मेहुल परमार, दशरथ रबारी और चौधरी सोनेल, इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का उद्घाटन किसने किया? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का उद्घाटन किसने किया है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।